हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं स्टडी आईक्यू की बुक से मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और ये एक तरीके से लेक्चर कंटिन्यूशन ही है चैप्टर नंबर 13 की। यहाँ पर बात होगी कांग्रेस में जो दो आइडियोलॉजी के नेताओं के ग्रुप जो डेवलप हो गए हैं आईएनसी में। कौन कौन से? एक मॉडरेट्स, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर स्वदेशी मूवमेंट तक ये वाली बात साफ हो गई कि ये दोनों एक साथ कांग्रेस में नहीं रह सकते, क्योंकि जहां पर रोज तू मैं होती है ना, इंसान को वहां से निकल जाना चाहिए। उस जगह में उस रिश्ते में, उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है जहां पर आपकी आइडियोलॉजी किसी से मैच नहीं हो रही है। There are frequent circumstances of ideological clash. So you should move out of that institution, that house, that relation. ये सब चीज़ें दोनों पार्टीज को यहाँ पर रियलाइज हो रही थी, दोनों ग्रुप के लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज हो रही थी। That crystal clear there is an evidence of ideological clash between us, both moderates and extremists. अब यहाँ पर कांग्रेस के अंदर आएगा एक सबसे पहला और सबसे मेजर स्प्लिट। दिस स्प्लिट वॉज बिटवीन टू काइंड ऑफ लीडर्स। अब क्रिस्टल क्लियर बहुत फॉर्मल तरीके से स्प्लिट होगा और उसमें एक ही चीज सर्व करेगी। जो बेसिस है इस स्प्लिट का वो क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आइडियोलॉजिकल क्लैश। देखो, इसके बड़े सारे रीजंस होते हैं। मतलब जब इसको हम लोग लिखते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, या फिर अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट आता है, लेकिन ये वाला पॉइंट मत भूलना, आइडियोलॉजिकल क्लैश और देयर इज अ राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। आपको एक बात याद होगी, प्रीवियस चैप्टर ने फ्लो में हमें बता दिया था कि लॉर्ड हार्डिंग ने डिसीजन वापस लिया था पार्टीशन को रिवर्स करने का, है ना। मतलब पार्टीशन जो हो रहा था बंगाल का, उसको रिवर्स करने के लिए डिसीजन उन्होंने लिया था। पार्टीशन को इंप्लीमेंट किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने, है ना। यूटर्न किसने मारा था? लॉर्ड हार्डिंग ने। वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ था ना कि वो डर गया था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से, वो नहीं चाहता था ब्रिटिशर्स की साइड से मैन मटेरियल रिसोर्सेज फालतू के इनका खर्चा हो, है ना। पीसफुली हम भी रहें और हिंदुस्तानियों को भी रहने दें। अब ये एक मेजर चीज थी वहां पर। तो वो चैप्टर एक लाइन के अंदर फ्लो में बोलकर चला गया था। लेकिन क्या है ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, अब हम जानेंगे। यानी कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से क्या मैं ऐसा समझ सकता हूं, अगर ये वर्ड आना होता शायनी तो ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही आ जाता जब हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। ये चैप्टर, लेकिन जो टर्म है ये इस चैप्टर में ही क्यों आ रही है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आगे चलकर बिस में ऐसा हुआ कि कुछ जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो नेता थे, कुछ जो आगे चलकर जो लोग थे, उन्होंने अब फाइनली ये डिसाइड करा कि हम हथियार उठाएंगे, हम वायलेंस करेंगे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये क्योंकि कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, कोर आइडियोलॉजिकल बेस से मैच नहीं करता था। कांग्रेस कभी भी वायलेंस करने के लिए क्रिएट हुई थी क्या? बताओ। कांग्रेस का मेन पर्पज ये था कि वायलेंस करा जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज अगर हो रही है तो डेफिनेटली ये दो लोग साथ नहीं रह सकते ना। इस वजह से हमें ये एक मेजर स्प्लिट जो है वो देखने को मिलेगा कांग्रेस के अंदर, स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। और दो लोग जो हैं वो कैसे बटेंगे? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। यहां पर देखते हैं। सूरत सेशन जब होता है कांग्रेस का 1907 में, कहां पर है सूरत? गुजरात में जब सूरत सेशन होता है कांग्रेस का 1907 में, कांग्रेस लीडर जो हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। जो डिफरेंसेस होते हैं इन दो सेक्शंस के बीच में, ये हमें बनारस सेशन से ही देखने को मिल जाते हैं। कांग्रेस वाले ये जो लीडर्स हैं ये क्या करते थे, इनकी मीटिंग जनरली कब होती थी? 1885 से लेकर लगातार दिसंबर में, राइट।
सर्दियों में दिसंबर के महीने में होती थी। आपको पता ना ये कि एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है अगले साल के लिए, जैसे काइंड ऑफ एक बजट आता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमें अगले साल ये करना है, ऐसी इनका एक मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट आता था। मतलब डोंट यूज दिस टर्म, अभी मत यूज करना इसको, लिख मत लेना मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट। मैं आपको एक समझाने के लिए बस एक टर्म यूज कर रहा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट में क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते थे कि अगले एक साल के लिए जब तक हमारी नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे प्लान्स, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी पॉलिसीज, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें जाना है या कुछ उनसे बात कहलवानी है, या इस साल हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स रेस करवाने से लेकर डिमांड रखेंगे, डेवलपमेंट के बारे में कुछ उनसे बात करेंगे, सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में उनसे कुछ बात करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स होते थे हर एक साल दिसंबर की मीटिंग में। पता ये वाली बात आप सबको है ना। अब अगर सब लोग एक प्लान ऑफ एक्शन अगर रेडी कर रहे हैं और वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने रख रहे हैं, उसका एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो इसमें सभी मेंबर्स का एक इक्वल से होना चाहिए ना। मतलब कंसेंसस भले ही ना हो लेकिन मेजोरिटी तो होनी चाहिए ना। लेकिन तब क्या होगा जब ओपिनियन जो है किसी भी ग्रुप के अंदर 50-50% डिवाइड हो जाए, तो यानी कि आधे लोग उससे खुश नहीं रहेंगे। अभी तक बनारस के सेशन से पहले कांग्रेस में जो भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन लाया जाता था, जो भी एक प्रकार का जो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करा जाता था, उसमें सभी लोगों के इक्वल ओपिनियन रहते थे। मतलब इक्वल भी मत मानो, आप ऐसा मान लो कि वो कंसेंसस बेसिस पर या मेजोरिटी बेसिस पर रहते थे। ठीक है, इक्वल तो क्या, इक्वल में तो लड़ाई ही होगी। लेकिन अब जो है ओपिनियन स्प्लिट होना लग गए, और यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को होने लगी, गरम दल के नेता को होने लगी। अब ये जो हम एक्सट्रीमिस्ट यूज करते हैं वर्ड, वो बस यही यूज करते हैं इस कंटेक्स्ट में। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ऐसे आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के अंदर जो कि ये मानते हैं कि भाई मॉडरेट जो है वो हद से ज्यादा मॉडरेट अप्रोच अपना रहे हैं, इतने प्यार से तो अंग्रेज अपने बाप की भी नहीं सुनते, तो तुम्हारी कहां से सुन लेंगे जितने प्यार से तुम उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिस्ट ने कभी भी कोई वॉयलेंस नहीं करा है प्रॉपर तरीके से। आपने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर देखा कुछ ऐसा कि इन्होंने आग लगा दियो, अलग अलग जगह पे तोड़ा फोड़ी करी हो, या अंग्रेजों के ऊपर अटैक करा हो, लाठी चार्ज करी हो, उनके ऊपर मारा हो, मतलब लाठी से उनको, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। इनका बस तरीका ये रहता था कि मॉडरेट जितने प्यार तरीके से आपको प्रेस एंड पिटीशंस भेज रहे हैं, ये हमसे ना हो पाएगा। हम तो आपको क्रिस्टल क्लियर जो भी बात है वो कट टू कट मुंह पर बोल देंगे। अब तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, और पसंद नहीं आ रही तो तुम अपनी जेब में रखो उसको। बाकी ये है कि हमारे पास सपोर्ट बेस इतना है कि हिंदुस्तान का मेजर सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो तुम्हें ये वाली बात माननी चाहिए, वरना तुम सोच रहे हो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल होगी। और मुझे क्या बताओ, लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या कंक्लूड करा था? ज्यादातर लोग किसके साथ एसोसिएट कर पाते थे एफिलिएट होना ग्रुप में? मॉडरेट्स के साथ या एक्सट्रीमिस्ट के साथ? एक्सट्रीमिस्ट के साथ। उनको एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल लगती थी, लॉजिकल लगती थी, रैशनल लगती थी, और भिगमंगो वाली नहीं लगती थी। बनारस सेशन से ही दोनों ग्रुप के नेता के बीच में एक जो टकराव था ये क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा था। ठीक है, जब कुछ नेशनलिस्ट जो थे, दो नेशनल लीडर्स थे, ऑब्वियसली बात है वो आईएनसी के साथ एसोसिएटेड है, लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला बहुत हो गया, तुम 1885 से लेकर हम लोग 1905 में बैठे हुए हैं, तुमने आज तक पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशंस ही यही तरीका अपनाया है, तुम पैसे तरीके से रेजिस्ट कर रहे हो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को। तुमने 20 सालों के अंदर एक भी अचीवमेंट करी है, एक सिंगल बात मनवाई है तुमने? तुम क्योंकि हो भिखमंगे और तुम हो डरपोक। तुम रखो ये जज्बा प्यार से बात करने का, हम जज्बा रखते हैं कि जो जैसा हरकत कर रहा है उसको वैसे ही जवाब मिलेगा। तो तिलक डिनाउंस द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स एंड सजेस्टेड पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या? अच्छा हाँ, पहली बात है मॉडरेट्स और रेजिस्टेंस कर ही नहीं रहते किसी भी प्रकार का। पैसिव रेजिस्टेंस की बात तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो नेता है वो करेंगे कि
एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हथियार ले लेना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा देना, तोड़ा फोड़ी मचाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करना, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना। हम प्रॉपर तरीके से एक वॉयलेंस या एक्टिव रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि एटलीस्ट अंग्रेजों को बोलो तो, जो चीज गलत है गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, उनको रियलाइज तो करवाओ, उनको ये तो बोलो कि तुम गलत कर रहे हो। वो ना माने तो फिर पैसिव रेजिस्टेंस का एक सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है कि स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम, डोंट यूज देयर ब्रिटिश मेड गुड्स, क्लोथ्स, ईटेबल आइटम्स। और याद है प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम बहुत अच्छी बातें पढ़ रहे थे कि अगर डाउरी भी आ रही है तो अगर बाहर से, अगर उस दहेज में कुछ अंग्रेजी माल आ रहा है तो सामने वाली पार्टी मना कर देती थी। कोई पूजा है, हवन है, तो पंडित जो है वो चढ़ावा चढ़ाने से मना कर देते थे कि अगर कोई कपड़ा माता रानी के लिए कोई बना हुआ है, कोई चुन्नी है, कोई साड़ी है कि जो ऐसी दुकान से आई है, या फिर जो ऐसा कपड़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेड इन ब्रिटेन, है ना। उसके बाद शादी में बाराती जो थे वो खाना खाने से मना कर देते थे अगर उनको पता लग जाता था इन सारे मिष्ठानों में, यानी कि मिठाइयों में और खाने में नमक या चीनी डली हुई है, जो कि अगेन ब्रिटिश मेड है, ठीक है। या फिर अगर उस नमक के ऊपर बहुत हाई टैक्स लगाया जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में, हमने बोला भी, अंग्रेजों से दरखास्त करी लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे, तो ये है पैसिव रेजिस्टेंस करो। क्या ऐसा मॉडरेट्स ने अप्रोच अपनाई क्या 20 सालों तक, फ्रॉम 1885 टू 1905? और ये सब बातें प्रीवियस चैप्टर में आपको 1905 से ही बता रहा हूं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 का ही तो पार्ट है। जो बंगाल का पार्टीशन है वो 1905 का ही पार्ट तो है, ठीक है। तो दे ऑल्सो सपोर्टेड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश एसेट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। याद है इन्होंने मना करा था, सबसे बोल दिया गया था कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह से निकाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हम तुम्हें बनवा कर देंगे, तुम छोड़ दो इनके स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाना। इंडियन लीडर्स ने बोला था ना, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था ना स्टूडेंट्स से वाली बात। तो क्या हुआ, जब ये सेशन खत्म होता है, बनारस सेशन, लोकमान्य तिलक एंड इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा एंड दे अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। लेकिन इन्होंने फिर भी ये बोला, इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली कि हम कांग्रेस का ही पार्ट है, हम इतनी बड़ी छत्रछाया को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, और हम ये हिंट नहीं देना चाहते अंग्रेजी हुकूमत को या फिर मासेस को कि बंटवारा हमारे अंदर ही चल रहा है। लेकिन फिर भी अब मॉडरेट्स, तुम्हारे कहने से क्या होता है कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट है, मॉडरेट्स वाले तो नहीं रखेंगे ना तुम्हें कैसे भी करके, बताओ। तुमने अपनी पार्टी का नाम ही यही, रंग रूप ही यही दे दिया, अनाउंस यही कर दिया, टर्म ही यूज कर ली, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। मॉडरेट्स वाले अब साथ लेकर चलेंगे इनको? नहीं। लेकिन फिर भी मॉडरेट्स के अंदर इतनी मैच्योरिटी थी, मैच्योरिटी तो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर भी है, वरना अगर इन ये आग बबूला होते, अगर ये गुस्सा कर रहे होते, शायद ये रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट होते, भगत सिंह वगैरह की तरह गर्म खून के यूथ होते अगर ये, तो ये साफ साफ बोल देते कि हमारी पार्टी अलग है, हमारी कॉन्फ्रेंस अलग है, हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, किसी का योगदान नहीं चाहिए, मॉडरेट्स का तो नहीं चाहिए, मतलब जनसंख्या को हम जोड़ेंगे, हमें मॉडरेट्स लीडर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जानते थे इस टाइम पर श्रेया किसी भी प्रकार का गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए अंग्रेजों को कि हमारे अंदर ही डिवीजन चल रही है, क्योंकि फिर अंग्रेज जो है फिर और फायदा उठाएंगे इसका कि चलो जहां पर डिवीजन चल रही है तो चलो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलते हैं, ठीक है। सूरत स्प्लिट, भिड़प कब से स्टार्ट होना शुरू हो गई? बनारस सेशन 1905 से, ठीक है। और 2 साल के बाद सेशन होगा सूरत में, वहां पर जाके दोनों पार्टीज के बीच में स्प्लिट होगा। सूरत स्प्लिट 1907। ये सेशन कहां पर हो रहा है? 1905 में बनारस। बनारस कहां पर है? यूपी। 1906 में जो सेशन हो रहा है वो हो रहा है कलकत्ता सेशन। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल, है ना। शाइनी नहीं जाने की तो कौन जानेगा। 1906 कलकत्ता सेशन। क्या हुआ यहां पर? द रिफ्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इट फर्दर वाइडेड। भिड़प होना शुरू हुई, याद रखना, बनारस सेशन से 7 तक तो आते आते सूरत सेशन के अंदर तो स्प्लिट हो ही जाएगा।
1906 के अंदर। अब मतलब इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्रोमाइज था या आपसी समझौता था वो पॉसिबल नहीं था, दिख नहीं रहा था, उसकी कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद थी नहीं। दोनों ग्रुप्स ने क्या करा, यहाँ पर हर एक सेशन के अंदर, मतलब सेशन को लीड करने के लिए जितने जितने भी दिनों के लिए सेशन चल रहा है दिसंबर में, आपको पता है ना एक प्रेसिडेंट तो बना ही जाएगा, ये तो किसी भी चीज़ का नियम है। तो दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स को पुट करा, लेकिन दादा भाई नौरोजी वॉज एक्सेप्टेड एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बाय बोथ द ग्रुप्स। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट को क्यों बोला जा रहा है, मतलब पक्का इससे कौन ना खुश होगा, मतलब मान लिया फिर भी, मतलब ना खुश नहीं, मतलब समझ जाओ कि जैसे मन नहीं है चलो छोड़ो, फिर भी यार एजेंडा सफर करेगा, ये मीटिंग सफर करेगी, इतनी दूर दूर से सब लोग आए हैं, ये जो है दिसंबर का सेशन सफर करेगा, तो ना चाहते हुए भी मान लिया, लेकिन दिल से खुशी नहीं है ना, दिल से खुशी नहीं है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के एक रिस्पेक्टेबल पर्सन थे आईएनसी में, जिनकी इज्जत एक्सट्रीमिस्ट भी करते थे, मॉडरेट्स भी करते थे। एक्सट्रीमिस्ट का मन करता था कि इनको बम लगा के उड़ा दो, नहीं ना, हाँ खून खोलता होगा कभी कभार, लेकिन वो दांत में मिसा के रह जाते होंगे, चल छोड़ यार, हमारे पिताजी की तरह है, इज्जत दे देते हैं इनको, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी को दोनों ग्रुप्स ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि यहां पर कौन शांत होकर बैठ गए, ज्यादातर किसकी थी, किसकी चलती थी आईएनसी की मीटिंग्स में, आईएनसी की मीटिंग्स में ज्यादातर किसकी चलती थी अभी तक, मॉडरेट्स। खुले मन से बोलो मॉडरेट्स, वो क्योंकि साफ सीधी सी बात है कि मॉडरेट्स लीडर्स क्या थे, वो दिग्गज नेता थे, कैरिस्मेटिक लीडर्स थे, एज वेल एज वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर्स थे। आगे चल के याद है इसमें मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस में वर्ड बताया था आपको, सिंडिकेट्स, सीनियर पार्टी लीडर्स, है ना। जब भी सीनियर मेंबर्स होते हैं ना श्रेया पार्टी के, उनको हम लोग सिंडिकेट्स कहते हैं, ये पॉलिटिक्स की एक टर्म है। हाँ, और जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे ना, उसके लिए एक अनऑफिशियल टर्म यूज करी गई थी, वेरी गुड बिस्मय, इंडिकेट्स। ये होते हैं सीनियर्स किसी भी पार्टी के अंदर, दिग्गज नेता, ये होते हैं फ्रेशर्स, जनरली गर्म खून के लोग, यूथ। अब यूथ और इनमें तो क्लैश वैसे भी होता ही है ना। तो यहां पर क्या है, दादा भाई नौरोजी को फिर भी मान लिया एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा यार ठीक है जो भी है, वो नहीं चाहते थे अपना कैंडिडेट पुट करना चाहते थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, कि अभी तक देखो 20 सालों से तो आपका ही कैंडिडेट आता है जो आप कहते हो, हम वो मान लेते हैं, एक बारी हमारा भी प्रेसिडेंट चुन लो, चलो कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने मान लिया दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। यहां तक बातें शांतिपूर्वक लग रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। पहली भिड़प जो होती है कलकत्ता सेशन में, याद रखना पॉइंट्स गिनते जाना, पहली भिड़प किसको लेकर हुई कलकत्ता सेशन में, ईगो क्लैश, सबसे पहला प्रेसिडेंटशिप के कैंडिडेचर को लेकर कि कौन कैंडिडेट बनेगा। एक बंदे को चूज करना चाह रहे थे मॉडरेट्स, एक बंदे को चूज करना चाह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन दोनों ने आनाकानी करते हुए फाइनली किसका नाम आगे रखा, कौन बना प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी। पहली भिड़प समझ में आ गई, पहला ईगो क्लैश समझ में आ गया, इसी मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1906 की कलकत्ता सेशन की। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, इट ऑल्सो सक्सीडेड इन गेटिंग अ रेजोल्यूशन विच एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। दूसरी चीज क्या, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने यहां पर एक अपना पर्चा रखा था जिसमें उन्होंने ये बोला था, इस साल हम क्या करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत के सामने स्वदेशी, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या उसके सामने जनता की सपोर्ट की मदद से हम स्वदेशी मूवमेंट को कैरी आउट करेंगे, हम बॉयकॉट मूवमेंट्स करेंगे, और नेशनल एजुकेशन के ऊपर क्या कहते हैं फोकस करेंगे, स्पेशली वर्नैकुलर एजुकेशन के ऊपर। इसमें किसी को दिक्कत हो सकती है इन पॉइंट्स में, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, हल्की सी दिक्कत मॉडरेट्स को एक पॉइंट में हो सकती है, बॉयकॉट। आपको पता है डरपोक थे ना, डरते थे अरे वो बुरा ना मान जाए, कल को फिर जो 10 बातें मान रहे होंगे वो भी ना माने,
बॉयकॉट में, क्योंकि एजेंडा तो प्रॉपर तरीके से पूछा जाएगा ना। बॉयकॉट करते करते जब वो ये बताएंगे कि हम ब्रिटिश मेड गुड्स जो है उनको जला देंगे, फॉरेन क्लोथ्स की पिकेटिंग, फॉरेन क्लोथ्स जो शॉप्स हैं उनकी पिकेटिंग कर देंगे, मॉडरेट्स को थोड़ा सा तो लगेगा ना, हल्का सा तो आनाकानी करेंगे ना। ठीक है, गिनते चलो पॉइंट्स। श्रेया, पहला पॉइंट क्या, प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर को लेकर दादा भाई नौरोजी बन गए। दूसरा पॉइंट, एक्सट्रीमिस्ट का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि इस साल हम थोड़ा सा अपने जो एक रवैया है अंग्रेजों के सामने अपनी बात को पोर्ट्रे करने का, थोड़ा सा उस रवैये को चेंज करते हैं। वी विल अडॉप्ट 3 टूल्स। कौन से शनि वो 3 टूल्स? बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी। राइट, देख लो, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन। क्लियर है शनि, सौगंधा, बिस्मे? से आगे बढ़ूं? क्लियर है? दो पॉइंट ये। लेकिन मॉडरेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट हैड हैपेंड एट द कलकत्ता सेशन इन 1906। बर्बाद कर दिया पूरे सेशन को। ठीक है, एंड दे वर डिटरमाइंड टू अनडू द सेम एट द सूरत सेशन इन 1907। जो पिछले साल जो सेशन हुआ, मॉडरेट्स को जब पता, मतलब मॉडरेट्स जो थे, सीनियर लीडर्स तो थे ही, आनाकानी करते हुए पहले वो हामियां भरते जा रहे हैं। जब उनको ये लगा ऐसे तो हर बार एक्सट्रीमिस्ट की चलेगी, जबकि एक्सट्रीमिस्ट की तो आज तक किसी कांग्रेस सेशन में चली ही नहीं है। हमेशा किसकी बात मानी जाती है? कौन डिसपेक्टफुल तरीके से जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते हुए बातों का एक्सेप्ट कर लेते हैं? एक्सट्रीमिस्ट ना, नहीं, एक्सट्रीमिस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं ना हमेशा मॉडरेट्स की इन्हीं बातों को जी हाँ करते हुए। अब यहां पर क्या है, मॉडरेट जो है इन सारी बातों को यू टर्न करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सूरत इन 1907। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को एक बात नजर आ रही थी, एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि श्रेया हम गलत कहां पर है बताओ। कह रहे कि हम भी डिटरमाइंड इस चीज के लिए, हम भी देखना चाहते हैं कि मॉडरेट्स वर अनेबल टू गेट व्हाट दे वांटेड। तुम्हें रिजल्ट मिल ही कहां रहे हैं? प्रीवियस चैप्टर को हमने यही बोल के खत्म करा था ना, जब देखा था वो चैप्टर तो श्रेया बहुत आगे बात तक कर गया था, जैसे 1911 तक वो पहुंच गया था जब एनलमेंट हो गई थी पार्टीशन की, वो तो हमें थोड़ा सा बता गया था आगे। लेकिन बीच में क्या घटनाक्रम हुआ है स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1905 से लेकर 11 तक, वो नहीं जाना हमने शायद प्रीवियस चैप्टर के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर जानेंगे डिटेल में कि चल क्या रहा था। क्योंकि याद है ना लॉर्ड हार्डिंग की वो वाली बात मत भूलना श्रेया, उसने सिर्फ एक ही डर से बंगाल के पार्टीशन को यूटर्न कर दिया था, रोक लिया था वो डिसीजन, दोबारा मतलब वही वैसे ही इसका स्टेटस कर दिया था, बस असम प्रोविंस को अलग करके बनाया गया था, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का डर, याद है? एक्सट्रीमिस्ट को क्या लगता था बिस्मे कि मॉडरेट्स वो चीज अचीव कर ही का पा रहे हैं जिसके लिए वो रेजोल्यूशन हमेशा पुट करते हैं, यानी कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये साइलेंट जूता मारे ना मॉडरेट्स के मुंह पर शाइनी कि 20 सालों तक तुम्हारे रेजोल्यूशन में एक भी वो वाली बात पूरी नहीं हो पाई जो तुम जिस चीज के लिए नारेबाजी करते हो, सारे के सारे वो फेलियर चीजें तुम्हारे मेमोरेंडा, सारे मेमोरेंडम, रिक्वेस्ट, पेटिशंस, प्रेयर्स सब बकवास है। और हम तो फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन तो पहले ही जानते एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट ने अपनी बात मनवाना कब शुरू करी? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। बॉयकॉट वगैरह तो वो करके ही रहे ना, और 1911 तक पहली सक्सेस नहीं मिल गई उनको 6 सालों में, जो कि मॉडरेट्स नेता 20 सालों में भी अटेन नहीं कर सके। 20 साल, और 20 साल क्या, वो तो 1905 जो है वहां पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ही हावी होकर बैठ गए थे। 1911 तक अगर आप उसको देखो तो वो 21 ईयर्स हो जाते हैं, जबकि मॉडरेट्स की तो जब चलना स्टार्ट हुई एक्चुअल तरीके में वो 1905 से चलना स्टार्ट होती है, और वो भी पूरी तरीके से नहीं। लेकिन सिर्फ 6 सालों के अंदर 1911 में उनको अपना रिजल्ट नहीं मिला। मॉडरेट्स कभी ये बात मनवा पाते श्रेया कि पार्टीशन का प्लान जो है उसको एनल कर दिया जाए, यूटर्न कर दिया जाए उसको? एक्सट्रीमिस्ट के डर की वजह से मान गए ना, वो कैसे भी माने हो, हमें तो अपने बात मनवाने से मतलब है ना। और यहां पर अच्छी बात यह है कि शनि हम एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर कोई बुरा आरोप नहीं लगा सकते कि इन्होंने तो वायलेंस करा था, ऐसा करा था, अंग्रेज रूट जाएंगे। भाई बिना वायलेंस के अगर तो वो रूट रहे तो रूट जान दो। तुमने मतलब हमारी दरख्वास्त
या हमारा एक व्यू पॉइंट मॉडरेट्स के अगेंस्ट ये है इसमें कि तुमने अच्छा रहकर भी क्या कर लिया, तुमने प्रेयर्स एंड पिटिशंस करके भी क्या अचीव कर लिया बताओ। 20 साल बहुत होते हैं श्रेया, एक पार्टी में 2 जनरेशन होकर निकल जाती हैं 20 सालों में। फ्रस्ट्रेट होकर बंदा लीव कर देता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। आपने एक पार्टी ज्वाइन करी श्रेया, आपसे वादा करा जा रहा है कि आपको एमपी बनाया जाएगा, एमएलए बनाया जाएगा, हमारा ये एजेंडा है। 20 सालों तक कोई अचीवमेंट ही नहीं है, आप जुड़े रहोगे पागलों की तरह, उसकी मीटिंग में जाते रहोगे। आप कहोगे ना कुछ तो हम गलती कर रहे हैं, हमारे एजेंडा में कुछ तो गलती है। तो अगर एक्सट्रीमिस्ट ये वाला पॉइंट रेज कर रहे हैं, जब आप अपनी पार्टी से कह रहे हो कि हमारे एजेंडा में कुछ गलती है, तो यानी कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट नेचर की बात कर रहे हो। तो बस आप यही तो कह रहे हो उसके अंदर कि हमें थोड़ा सा प्रोग्राम प्लान ऑफ एक्शन को बदलने की जरूरत है। अब जो लोग इससे चिढ़ रहे हैं तो फिर ये बता दो ना अब इसमें कि रिजल्ट कहां है फिर। ठीक है, तो सूरत सेशन के अंदर 1907 में, सूरत सेशन में एक्सट्रीमिस्ट जो है इन्होंने अब ट्राई करा कि लाला लाजपत राय को ये आगे भेजे फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन दिस सेशन। जबकि मॉडरेट्स क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं लाला लाजपत राय जी बने, मॉडरेट चाह रहे हैं डॉक्टर रश बिहारी घोष वो प्रेसिडेंट बने। प्रीवियस सेशन में 1906 के कलकत्ता सेशन में भले ही दोनों पार्टीज एक कॉमन समझौते पर नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या मान लिया था, किसका नाम, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आप जानते ही हो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, मॉडरेट्स। इस बारी लेकिन क्या है, क्रिस्टल क्लियर, जैसे पहले आपने देखा क्या, कोई अपना प्रेसिडेंट पुट फॉरवर्ड करना चाह रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं आया, दादा भाई नौरोजी को मोरलेस सबने एक्सेप्ट कर ही लिया और वो बन भी गए प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आप यहां पर बात करो डॉक्टर रश बिहारी घोष जी की जो बात हो रही है वर्सेस लाला लाजपत राय, यहां पर क्रिस्टल क्लियर 2 नाम है ना, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट भी अपने डिसीजन से अब पीछे नहीं हटने वाले और मॉडरेट्स भी, कि प्रेसिडेंटशिप के लिए नेम फॉरवर्ड रखने के लिए। तो क्या हुआ, द सिचुएशन वॉज सेव्ड बाय लाला लाजपत राय, ये स्टेप डाउन कर गए एंड डॉक्टर रश बिहारी घोष बिकेम द प्रेसिडेंट। यानी कि यहां पर भी हम एक्सट्रीमिस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे ना श्रेया, उन्होंने प्रीवियस सेशन भी खराब नहीं होने दिया, दादा भाई नौरोजी को एक्सेप्ट कर लिया था प्रेसिडेंट बनने के लिए। यहां पर फिर से रिस्पेक्ट जाके लाला लाजपत राय का नाम सारे एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता जो है वो सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन शाइनी अपने मर्जी से बैठ गए ना कि चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस का सेशन बर्बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, सेशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में या फिर आवाम की नजरों में, जनता की नजरों में। अच्छा डिसीजन है इनका, ये अच्छे लग रहे हैं यहां से देखने से अपने एक्शंस के थ्रू। अभी तक एक्सट्रीमिस्ट की कुछ गलती लग रही है आपको, जब तक आप ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहां तक कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी किसी भी हरकतों में कोई भी दिक्कत लग रही है आपको? आपको ऐसा नहीं लग रहा पूरा टॉपिक पढ़ने से कि मॉडरेट्स का रवैया ऐसा है कि वो अपने फेलियर को बस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं, बस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे अपने फेलियर को। तो जानबूझ के वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जो मॉडरेट ग्रुप के जो लोग हैं वो बस भिड़ने में लगे हुए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ। तो रियल ट्रबल स्टार्टेड व्हेन मॉडरेट जो हैं दे ट्राइड टू रेपुडिएट द बॉयकॉट स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन पास इन 1906। याद है प्रीवियस सेशन के अंदर, कलकत्ता सेशन के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ने जो रेजोल्यूशन जो ये रखा था, ठीक है, कि जिसमें स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के ऊपर जो है ये वाली डिस्कशन हुई थी। लेकिन आपको पता है मॉडरेट जो है दे डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट हैड हैपेंड एट द कलकत्ता सेशन 1906, और वो सूरत सेशन के अंदर अब जो स्टार्ट हो गया हमारा टॉपिक सूरत सेशन का, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर जो इन्होंने रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड करा था बॉयकॉट स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन का, उसको मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं हो सकता, ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन नहीं हो सकता।
देखो रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट होता था इन सेशंस में, इन मीटिंग में, किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन का मतलब ये होता था कि आगे जाकर 1 साल तक, जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती है, तब तक इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं बेसिस पर कांग्रेस काम करेगी और सभी नेता को सहयोग करना पड़ेगा इसके लिए। अब तुम रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि तुम नहीं हो ना इंटरेस्टेड ये सब चीजें करने में, ना ही नेशनल एजुकेशन को पुट फॉरवर्ड करना चाहते हो, ना ही स्वदेशी को, नहीं बॉयकॉट को। इन तीनों वर्ड्स में से कोई दिक्कत है अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो बताओ, कोई दिक्कत है? नेशनल एजुकेशन, क्या दिक्कत है बताना जरा? ब्रिटिश एजुकेशन से तो अच्छी ही है नेशनल एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन। लेकिन मॉडरेट्स का बस ईगो यहां पर किस बात के ऊपर दिख रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट ने पुट फॉरवर्ड करे थे ये वाले पॉइंट्स रेजोल्यूशन के, इसलिए हम अडॉप्ट नहीं करने हैं। आप यानी कि मान लो चिड़े हुए हो किसी से, आपको उसकी बातें पूरी ठीक लग रही हैं, लेकिन बस आपको उसकी बात काटनी है, तो इसलिए आप मतलब कोई भी बेतुकी सी बातें, बेतुके से रीजन आप दिए जा रहे हो। उनका ये बोलना है बॉयकॉट करके वो चढ़ जाएंगे, हमें स्वदेशी को यूज करना है, मतलब वो करके हमें उनको भी प्रॉफिटेबल करवाना चाहिए। क्या कहते हैं, वो भी हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, जब उनकी तिजोरी में पैसा नहीं रहेगा तो वो हमारे ऊपर खर्च कैसे करेंगे थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, स्कीम्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और जहां तक बात है नेशनल एजुकेशन की, तो जब तक हम उनके स्कूल्स एंड कॉलेजेस से पास आउट नहीं होंगे, उनकी डिग्री नहीं मिलेगी हमें, तो फिर आगे चलकर इंडियंस अपना करियर कैसे बनाएंगे? हम भी तो उन्हीं के स्कूल्स एंड कॉलेजेस से बचपन से पढ़े हुए हैं, तभी तो जाकर हम अपनी अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है। मतलब कुल मिलाकर उनकी बातों से, उनके रवैये से, मॉडर्स के रवैये से ऐसा लगता था कि जैसे गुलाम हो रखे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों के। लेकिन इस बार एक्सट्रीमिस्ट ने मना कर दिया कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कि आप हमारे रेजोल्यूशन को हटा दो। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला जब प्रेसिडेंटशिप में जब टकराव होने की बात आई, हम स्टेप डाउन कर गए कि नहीं कर गए? लाला लाजपत राय जी ने किसी से कुछ बोला? श्रेया कोई कंप्लेंट रेस करी? यहां पर कोई बागी हुए वो यहां से अपने लोगों को साथ लेकर छोड़ के जा रहे हैं क्या? मूवमेंट्स के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं कर रहे ना, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ स्टेप डाउन कर गए ना। अब उन्होंने बोला कि ये वाली डिमांड तो भाई साहब हमने प्रीवियस सेशन में ही रख दी थी, आप मना अभी करवा रहे हो उसे। और उन्होंने बोला कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बंगाल पार्टीशन के बाद। आप कंटेक्स्ट मत भूलना यहां पर, अगर हम 1906 में बैठे हुए हैं, यानी कि बंगाल पार्टीशन को हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है ना। इस टाइम पर बहुत जरूरी है ना कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा बढ़े और एक्टिव वॉइस लेकर, भले ही मतलब हाँ एक्टिव वॉइस लेकर बढ़े, रेजिस्टेंस हमारा एक्टिव ना हो, मतलब मारने, तोड़ने, फोड़ने का, आग लगाने का ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी सही को सही और गलत को गलत बोलने की दम तो रखें। आप पेटिशन वगैरह भेज रहे हो तो आप भाई साहब रिजल्ट ला के तो दिखा दो ना, तो हम वैसे ही शांत होकर बैठ जाएंगे, हम भी अप्रोच अपना लेंगे मॉडरेट्स वाली। आपको रिजल्ट मिल कहां रहा है? आप अगर दम है तो ये रुकवा दो ना बंगाल पार्टीशन को। आप बात कर लो लॉर्ड कर्जन से बैठ के। लॉर्ड कर्जन किसी की सुनता था? याद है वो कमिश्नर, अंग्रेजी कमिश्नर, जिसने लॉर्ड कर्जन को बोला भी था कि मत करो ऐसा, यहां पर दिक्कत हो सकती है। लॉर्ड कर्जन कहां सुनता था किसी की, बताओ, जो इनकी सुनेगा? हम लोग मजाक नहीं कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर के अंदर से कि लॉर्ड कर्जन के पास जब ऐसी रिक्वेस्ट खत आती थी वो बोलता था जलाओ इसको आग में, हाथ तापेंगे। तो एज अ रिजल्ट ओपन क्लैशेस अकर्ड एंड सेशन वाज सब्सिक्वेंटली सस्पेंडेड। अब क्लैश मतलब ये नहीं है कि बिस्मिल यहां पर चप्पल जूता लात चलने लगे, कुर्सियां फेंक रहे दोनों एक दूसरे के ऊपर, पार्लियामेंट्री सेशन नहीं, लेकिन वही तू मैं वाला है वाली चीज होने लगी। तो मॉडरेट्स जो है दे हेल्ड अ सेपरेट कन्वेंशन फ्रॉम विच द एक्सट्रीमिस्ट वर एक्सक्लूडेड। मॉडरेट्स ने कमीनापन ये करा कि एक सेपरेट मीटिंग रख ली शाइनी, और उसमें एक्सट्रीमिस्ट को बुलाया भी नहीं, और उसको बोला गया सूरज सेशन। अब एक बार बताओ, एक्सट्रीमिस्ट अब साथ देंगे मॉडरेट्स का? नहीं ना। फिर भी एक हम्बल नेचर देखो एक्सट्रीमिस्ट का, हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये देखो, जब एक्सट्रीमिस्ट ने अपनी अलग पार्टी अनाउंस करी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला? वी आर पार्ट ऑफ आईएनसी ओनली। एक्सट्रीमिस्ट की अच्छी बातें देखना श्रेया, 1906 से ही, कलकत्ता सेशन से ही, दादा भाई नौरोजी को हाना हाना करते हुए बनवाना प्रेसिडेंट पहले सेशन में, दूसरे सेशन में, कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय जी का बिस्मिल स्टेप डाउन कर जाना, तीसरी चीज
एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बनना, लेकिन फिर भी अनाउंस करना कि हम कांग्रेस का ही पार्ट है, उसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और भाई वो दूसरा ग्रुप ऑर्गेनाइज करके अगर अपना रेजोल्यूशन को पुट फॉरवर्ड करना चाह रहे हो तो उसमें गलत क्या है? मॉडरेट्स ने दिखा दी ना यहां पर श्रेय अपनी औकात, कहां बुलाया उनको? एक्सट्रीमिस्ट वाले अलग होने के बाद भी यही कह रहे हैं कि हम उस परिवार के पार्ट हैं, लेकिन मॉडरेट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वॉल्विंग एक्सट्रीमिस्ट इन द सूरत सेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। आगे चलकर एक साल और आगे बीतता है, 1908 का सेशन आने वाला है। द डिवीजन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स इट वॉज फर्दर सीमेंटेड, मतलब और ठोस होती चली गई ये डिवीजन 1908 में, जब आईएनसी का सेशन होता है कहां पर? मद्रास में। उन्होंने यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने, मतलब ऑब्वियसली बात है मॉडरेट्स ने, दे मेड अ चेंज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जिस भी प्रकार से स्ट्रक्चर था, जो भी उनके प्रिंसिपल्स, प्रोग्राम्स, प्लान ऑफ एक्शन रहते थे, उसके अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करी। यहां पर यह बोला गया कांग्रेस डेलीगेट्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय कांग्रेस कमिटी एंड एसोसिएशंस एफिलिएटेड टू द कांग्रेस। कांग्रेस के डेलीगेट्स को, यानी कि कांग्रेस में अगर किसी को भी शामिल हो रहे हैं तो उसको कांग्रेस का मेंबर तभी बनाया जाएगा जब वो एक इलेक्शन प्रोसीजर से आएगा। और वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? कांग्रेस कमिटी और कांग्रेस एसोसिएशंस, जो कि एफिलिएटेड होंगी कांग्रेस के साथ। यानी कि कुल मिलाकर ये यही बोल रहे हैं ना कि जो हमारी छत्रछाया में शामिल नहीं है, जो हमारे साथ साथ नहीं चल सकता, तो उसका इलेक्शन भी नहीं होगा, और जिसका इलेक्शन नहीं होगा तो वो हमारा कभी आईएनसी का पार्ट नहीं बन सकता। ऐसा नहीं लग रहा आपको मॉडरेट्स सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अपनी बात मनवाने के भूखे हैं, या फिर सिर्फ अपने ही प्रिंसिपल्स को पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की बात ही नहीं सुनना चाहते? जैसे जूनियर अगर कभी कोई बात बोल रहा है श्रेया, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो हमेशा गलत हो। सीनियर अगर इतना ज्यादा अपनी बात को एक मतलब रुतबे के साथ कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो शानी एटलीस्ट सीनियर रिजल्ट तो लाके दिखाए। रिजल्ट ही नहीं आ रहा इनका, तो फिर और ऐसा भी कोई, एक बार बताओ, मैं अगेन वही वाली बात आपसे तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं, इसमें दिक्कत क्या है इस रेजोल्यूशन में जो कि एक्सट्रीमिस्ट ने जो पुट फॉरवर्ड करा? तीन ही पॉइंट तो है उसके अंदर, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन। इन तीनों पॉइंट में कहां से रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी की झलक दिख रही है, या कहां से ऐसा दिख रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत लाठीचार्ज कर देंगे, या फिर जेल में भर देंगे आपको, या फिर रंगून भेज देंगे, या फिर एग्जीक्यूट कर देंगे? ऐसा कुछ है श्रेय इन तीनों पॉइंट्स में? तो नेट रिजल्ट ऑफ दैट चेंज वॉज दैट, द नेट रिजल्ट ऑफ दैट चेंज वॉज दैट, कौन सा चेंज? कि इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस डेलीगेट जो है उनका इलेक्शन होगा कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा, और वो कमेटी और एसोसिएशन जो कि एफिलिएटेड है कांग्रेस के साथ। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्सट्रीमिस्ट कुल मिलाकर, ये साफ साफ इन्होंने नहीं बोला, कुल मिलाकर बस बात की थी, एक्सट्रीमिस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कांग्रेस। अभी तक तिलक ने पार्टी जब बनाई थी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, इनके फॉलोअर्स ने अभी तक ये बोलते आए थे ना कांग्रेस का पार्ट है, कांग्रेस का पार्ट है, मॉडरेट से, लेकिन ये वाला रवैया अपनाकर कि कांग्रेस डेलीगेट्स का इलेक्शन होगा। इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? कांग्रेस कमेटी या फिर एसोसिएशन हु आर एफिलिएटेड विद द कांग्रेस। इन्होंने दरकिनार कर दिया किसको? एक्सट्रीमिस्ट को। तिलक एंड हिज फॉलोअर्स रिमेन्ड आउटसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिल 1915, जब दोबारा ये एक सेकंड नहीं, हर पार्टी की ना कमेटी होती है श्रेया, हर पार्टी की, कोई सी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बने सबकी एक कमेटी होती है। क्लास में भी आप देख लो, मॉनिटर के जैसे इलेक्शंस होते हैं कभी कभार, कॉलेज में होते हैं प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन, हमेशा हर एक एसोसिएशन में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी की कमेटी होती है, हर किसी की। हाँ, जो जो मतलब मेन आईएनसी की जो मेन कमेटी है, मतलब जो कि उधर के प्रेसिडेंट को चुनवाती थी, वो करवाती थी। अब तो कोई उनको तो अब तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि अब एक्सट्रीमिस्ट को तो रखना ही नहीं है। और मॉडरेट का जहां तक का चुनाव की बात आएगी कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है इसका, सिर्फ दिसंबर वाले सेशन के लिए नहीं, ओवरऑल भी तो कांग्रेस को लीड कर रहा होगा, आईएनसी के भी तो प्रेसिडेंट होते होंगे। ठीक है,
लेकिन उस टाइम पर शायनी आपको पता ना आईएनसी के प्रेसिडेंट वही होते थे, क्योंकि जो जिनको दिसंबर में चुना जा रहा है और नेक्स्ट 1 साल तक वो लीड करेंगे फिर वो एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक जो इंटरनल वर्किंग कमेटी है, इंटरनल वर्किंग कमेटी नहीं, मतलब जो कोर कमेटी है, जो कि आप सही कह रहे हो, जो कोर कमेटी है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी और जो प्रेसिडेंट का नाम फुट फॉरवर्ड करेगी कि मेंबर्स ने जिसका नाम वो चुना है, उन्होंने मतलब काइंड ऑफ एक हिंट दे दी कि भाई एक्सट्रीमिस्ट को इंक्लूड ही नहीं करना। जब तुम्हारा चुनाव ही नहीं होगा तो कांग्रेस के डेलीगेट्स कैसे बन जाओगे? प्रेसिडेंट तो छोड़ो, मेंबर कैसे बन जाओगे? मॉडरेट को ये लगा कि आइडियोलॉजिकल क्लैश का कोई मतलब नहीं है भाई, हम अपना एजेंडा पुट फॉरवर्ड करके चलेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है नहीं जो कि थोड़ा सा बागी वाला एटीट्यूड और रवैया हमसे अपना रहे हैं। शुरू से ही हमारा प्रोग्राम एक मॉडरेट अप्रोच का था, मॉडरेट अप्रोच का है और मॉडरेट अप्रोच का रहेगा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो दोनों के बीच में भिड़प रहती है कब तक? 1915 तक। एक्सट्रीमिस्ट तब तक उनसे बाहर रहे, एक्सट्रीमिस्ट तब तक इनसे, इनके दायरे से बाहर रहे, मॉडरेट्स के दायरे से, अंटिल 1915 व्हेन अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड। तो यहां पर इनको अलग करके लिखना चाहिए था, गलती से इन्होंने यहां लिख दिया। सिग्निफिकेंस क्या है सूरत स्प्लिट का? सूरत स्प्लिट एक टर्निंग पॉइंट रहा है नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में। इसका मतलब यह भी था कि एक्सट्रीमिस्ट की विक्ट्री ओवर द मॉडरेट्स। अब आप कहोगे विक्ट्री, विक्ट्री कैसे इनको निकाल दिया गया? अरे निकाल दिया गया तो क्या हुआ, कम से कम एक्सट्रीमिस्ट स्टेप डाउन तो नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है, आप तो आगे से पहले ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जानते हो, 1905 से लेकर 11 तक जब ये जो सब चीजें चल रही थी, आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर तो यही देखा था ना कि मॉडरेट्स ऐसा ऐसा कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट ऐसा ऐसा कर रहे थे। उसमें बस ये वाली बात नहीं बताई गई थी शायद उस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, कि दोनों की दोनों अलग होकर काम कर रहे थे, है ना। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने भी तो योगदान दिया ना, कितना ज्यादा देखा आपने, कितना ज्यादा मासिस को मिलाया था उन्होंने अपने साथ। और लोग ज्यादातर उस टाइम पर, जबकि कांग्रेस का पार्ट थे भी नहीं, किसको सपोर्ट कर रहे थे? एक्सट्रीमिस्ट को। एक चीज क्लियर हो गई थी ना उस चीज से शाइनी, कि लोगों को ये टाइटल वाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता कांग्रेस का पार्ट है, कौन सा नेता कांग्रेस के बाहर है, जो उनकी मदद कर दे वो उनका मसीहा। जब एक्सट्रीमिस्ट ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा, उन्होंने देखा हम भी देख लेते हैं हम कितना गलत हैं श्रेया और कितना सही है। बॉयकॉट में, बॉयकॉट जो ये करते थे ब्रिटिश गुड्स के और ये जो फॉरेन क्लोथ्स या जो भी हैं, लोगों ने साथ दिया, स्वदेशी गुड्स को यूज करने से साथ दिया, नेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करा, स्टूडेंट्स वगैरह को जब निकाला भी गया स्कूल कॉलेजेस से, वो डरे। बताओ, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, डरे क्या वो बिल्कुल भी? जबकि उनकी क्या होती थी, वो क्या कहते हैं उसको, फ्लॉकिंग, मतलब जो स्टिक से मारते हैं पत्ती पत्ती, क्या फ्लॉक्स कहते, क्या कहते हैं उसको, फ्लॉगिंग नहीं नहीं नहीं, वो एक वर्ड होता है ना फ्लॉगिंग, मतलब वो पत्ती पत्ती छड़ी से मारना, स्टूडेंट्स को सजा देना, दंडित करना, है ना। उनको जब ये छड़ियाँ पड़ती भी थी, फ्लॉग्स, फ्लॉग ही कहते हैं मेरे ख्याल से, फ्लॉगिंग। तो ये सब चीज़ों में बच्चे क्या घबराए क्या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के? और ये सब किसका एजेंडा था, किसके कहने पे कर रहे थे? उनको क्या विश्वास था, कौन हमारा साथ दे रहा है, मॉडरेट्स के एक्सट्रीमिस्ट? इस चीज़ पे एक्सट्रीमिस्ट। और ज़्यादातर पॉपुलैरिटी किसने गेन करी थी? कंक्लूजन हमने क्या निकाला था स्वदेशी मूवमेंट का? एक्सट्रीमिस्ट। तो इट मतलब इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ओवर द मॉडरेट्स, मतलब जो वो अच्छे के लिए हुआ ना स्प्लिट, मतलब श्रेया, है ना। कम से कम आप इंडिपेंडेंट रूप से अपनी बात तो रख पाए। तो इट ऑल्सो सिग्निफाइड द चेंज इन द पॉलिसी एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सरकार का रवैया चेंज हो गया। सरकार तो डर भी तो गई थी, याद है, तभी तो वापस ले लिया था प्लान। कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग। तो गवर्नमेंट टुक रिजॉल्व टू द पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म्स एंड रिप्रेशन। रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन विद द व्यू टू reunite the moderates to the government side, and Morley Minto reforms of 1909 can be said to be the direct outcome of the Surat split. याद है लक्ष्मीकांत में मैंने आपको दिखाया भी था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में।
तो गवर्नमेंट का रवैया, पॉलिसी, एटीट्यूड चेंज हो गया। अभी तक जो सरकार थी कैसी थी? बहरी सरकार थी। अब सुनेगी क्या? एक्सट्रीमिस्ट रवैये के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद बिल्कुल सुनेगी। गवर्नमेंट ने दोनों तरीके अपनाए। देखो, ये तरीका तो सरकार अपनाने की कोशिश करेगी ही करेगी। रिप्रेशनिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो शौक होने वाली कोई आपको बात ही नहीं है। लेकिन रिफॉर्म्स भी तो लॉन्च करेंगे। आपको पता है ना रिप्रेशन कैसे? हमने पढ़ा था कि स्वदेशी मूवमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रही। याद है वो लास्ट की बात है उस चैप्टर की, प्रीवियस चैप्टर की। लेकिन बड़े सारे जो दिग्गज नेता थे, इनको डिपोर्ट करा गया था या उम्र कैद हो गई थी, तो कोई लीडर नहीं था गाइड करने वाला। तो फिर बस उसी वजह से ये मूवमेंट स्टेप डाउन कर गई थी। बॉयकॉट या फिर मतलब स्वदेशी मूवमेंट को कैरी आउट करना, बॉयकॉट प्रोग्राम्स को कैरी आउट करना, या फिर नेशनल एजुकेशन की जो भी बात हो, इसके लिए आपको कोई दिग्गज नेता तो चाहिए ना गाइड करने वाला। ये कोई है ही नहीं यहाँ पर इस टाइम तक, मतलब एंड तक जाते जाते कोई बचा ही नहीं था। तो रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन विद अ व्यू टू रीयूनाइट द मॉडरेट्स टू द गवर्नमेंट साइड। सरकार किसको लपेटना चाहती थी? एक्सट्रीमिस्ट तो हाथ आएंगे नहीं, तो किसको पुचकार रही है सरकार? अभी तक बहरी थी सरकार उनके लिए, लेकिन अब किसको पुचकार रही है? मॉडरेट्स को। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कैन बी सेड टू बी द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द सूरत स्प्लिट। अब अभी तक हमने 4 सेशन देखे जिसमें हमने पूरी कहानी आधे पेज के अंदर कवर कर ली। 1905 का सेशन कहां पर? बनारस में। 1906 का कहां पर? कलकत्ता में। 1917 में फॉर्मल तरीके से स्प्लिट, सूरत सेशन। और 1908 में कहां पर सेशन हुआ? मद्रास में। तो बनारस सेशन, हाँ ठीक है, बनारस सेशन दिसंबर 1905। इट वॉज लेड बाय गोखले। विच गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके पॉलिटिकल गुरु? गांधी फ्रेंड है आपके श्रेय? अच्छा ठीक है, नहीं मुझे से सुना दे गांधी। कोई बात नहीं, यहाँ जैसे मर्जी बोलो, आंसर राइटिंग में बस मत दिखाना, ठीक है, कि वो दोस्त है आपके। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए यहाँ पर, किसके साथ एसोसिएटेड, मतलब 1905 के दिसंबर सेशन के साथ एसोसिएटेड। अच्छा एक चीज़ देखना, ये बनारस सेशन दिसंबर 1905, कलकत्ता सेशन दिसंबर 1906, सूरत सेशन 1907। मतलब वही बात, ये मैं ये दिखाना चाह रहा था। अभी तो यहाँ पर पूरी लिस्ट ऑब्वियसली बात है, एक जगह कोई सेशन नहीं पढ़ रहे हम लोग, लेकिन ये ज़्यादातर दिसंबर में होते थे। लेकिन ये मतलब एक तरीके से कन्वेंशन था, ये कोई रूल नहीं था। आप जानते हो ना कन्वेंशन क्या होता है, होते बस वही चीज़ हो जाती है कि चलो दिसंबर के अंदर मिलते थे शुरू से, तो चलो दिसंबर में ही मिलते हैं। बहुत बार आगे चलकर शायद ऐसा भी होगा कि इमरजेंसी सेशंस भी होंगे, तो साल में फिर 2-2 बार भी हो जाएंगे कभी कभार, है ना। दिसंबर से भी डिबेट होंगे, क्योंकि उस टाइम पर नेशनल मूवमेंट एक चरम सीमा की दौर पकड़ लेगी गांधी के अराइवल के बाद, है ना। तो दिसंबर वाली कन्वेंशन भी टूटेगी कई बार। अच्छा, और क्या क्या कह रहे हो? हाँ, इलाहाबाद सेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओनली सेशन जहां पर गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं, बनना नहीं चाहते थे फिर भी बनना पड़ा, बेलगांव 1924, ठीक है। और बेलगांव कहां पर है? कर्नाटका। तो डिमांड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्या डिमांड रखेंगे? वो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को एक्सटेंड करना चाहते थे बंगाल रीजन्स के बाहर भी। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन सच एज गवर्नमेंट सर्विस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल विद इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। और इन्होंने नेशन वाइड मास मूवमेंट स्टार्ट करी। ये सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे, जबकि मॉडरेट्स के ऊपर शुरू से ब्लेम क्या लगते हैं? ये सूट बूट वाले आदमी हैं, अपने आप को टॉप का एक क्रीमी लेयर के लोग समझते हैं कि हम ही पढ़े लिखे हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, लोगों को गाइड हम करेंगे बाहर बाहर से, लेकिन कांग्रेस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा काफी बड़ा था ना, कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए,
उनका बस वही नारा था शायद, सबका साथ सबका विकास वाली बात। ये ज्यादा मतलब ये अपने आप को, अपने एजेंडा को ज्यादा एसोसिएट कर पाए ना पब्लिक के साथ। पब्लिक इनमें कभी भी घमंड फील करती थी जितना मॉडरेट्स में करती थी, कनेक्टेड फील करती थी। घमंड तो कभी फील नहीं करा, जबकि मॉडरेट्स में हमेशा पब्लिक ने घमंड फील करा ना। कभी पब्लिक उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पाई। मॉडरेट्स की यहां पर क्या डिमांड थी? मॉडरेट जो है, देवर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल, कि क्या करेंगे पूरे देश में ये सब कुछ लॉन्च करते हुए, स्वदेशी बॉयकॉट वगैरह, बंगाल के बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। याद रखना, ये 1905 के सेशन की बात हो रही है। उस टाइम पर मॉडरेट से बोल रहे हैं ठीक है स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया जाए, लेकिन ये सब क्या करना बंगाल के बियॉन्ड जाकर, क्योंकि बात तो बंगाल के पार्टीशन की है। तो दे वर टोटली अपोज टू बॉयकॉट्स ऑफ काउंसिल्स एंड सिमिलर एसोसिएशंस, कि वो बुरा मान जाएंगे, फिर हम उनकी चापलूसी नहीं कर पाएंगे। तो दे एडवोकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। वही क्या, 3 पीस, प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्लीड्स। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज क्या? कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है, यानी कि यहां पर किसके कॉम्प्रोमाइज की? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक माइल्ड रेजोल्यूशन जिसमें बंगाल के पार्टीशन को क्रिटिसाइज करा गया और लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज को, स्वदेशी और बॉयकॉट प्रोग्राम को सपोर्ट मिला। बंगाल के अंदर, याद रखना, बंगाल के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करा गया। मतलब इस रेजोल्यूशन में क्या क्या पॉइंट थे? क्रिटिसाइजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, criticizing the reactionary policy of Lord Curzon, support for the स्वदेशी मूवमेंट, सपोर्ट फॉर द बॉयकॉट प्रोग्राम। लेकिन कीवर्ड क्या है? बंगाल। एक बात रखी थी ना उन्होंने यहाँ पर, मॉडरेट्स ने, क्या चाइनी, कि दे वर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल। तो यहाँ पर ये बोला गया सारी चीज़ें होंगी लेकिन बंगाल तक सीमित रहेंगी। इट वॉज पास्ड। और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लॉजिकल बात है ना कि जब पार्टीशन बंगाल का है तो बाकी सबको अगर कुछ भी करना है, योगदान वगैरह देना, तो शायद वो बंगाल चले हैं, है ना। देश के अलग अलग कोनों में अभी ये स्वदेशी और बॉयकॉट को लॉन्च करने का भी क्या मतलब? पहले बंगाल को तो जीत लो, मतलब पार्टीशन का डिसीजन को तो यू टर्न करवा दो पहले। यहाँ पर मेन तो विजय का परचम यहीं लहराना चाहिए ना। पार्टीशन हो रहा है बंगाल का और श्रेया लोग खुश हो रहे हैं, पता चला कि बॉम्बे के अंदर हमने ब्रिटिश ऑफिसर को रिजाइन करवा दिया। लॉजिकल बात क्या है इसमें? तो कलकत्ता सेशन, अगला सेशन दिसंबर 1906 का, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। सब लोग खुश थे क्या? खुशी खुशी बनाया था क्या? इनको कंसेंसस से बनाया गया था क्या? नहीं, कॉम्प्रोमाइज, मोर और लेस कॉम्प्रोमाइज, है ना। मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी? मॉडरेट्स ने नाम प्रपोज करा था दादा भाई नौरोजी जी का। एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड क्या थी? ये चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक बने या लाला लाजपत राय जी बने एज प्रेसिडेंट। लाला लाजपत राय जी की मौत कब, कहां, कैसे होती है श्रेया? हाँ, लाठी पड़ती है उनके सर पे। और उस मोर्चे में उनके साथ कौन कौन लोग देते हैं? सुखदेव, और नहीं वो उस टाइम पे नहीं होता, राजगुरु नहीं होता तब वहां पे। और चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, दादा भाई नौरोजी इनको इलेक्ट करा गया एज प्रेसिडेंट, एज द प्रेसिडेंट। और कैसा देखो लिखा भी हुआ है, देखो, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बाय बोथ द पार्टीज। 4 कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन जो थे ये पास करे गए, ध्यान से समझना इसको। स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, ये 2 वर्ड से बना है मिलकर
स्वराज का मतलब यहां पर अभी क्या है? अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, सेल्फ रूल। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तान ही हुकूमत पर बैठे है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, हालांकि उनका भी पार्ट हो अच्छा खासा, पूरी तरीके से ना हो तो कुछ तो हो कम से कम। गांधी जी इस कंसेप्ट को एक्सपेंड करेंगे, शाह इसकी डबल कोनोटेशन जारी करेंगे आगे चलकर। कहेंगे स्वराज मीन्स रूल ऑफ सेल्फ, हमारा रूल होना चाहिए, और दूसरी बात रूल ओवर सेल्फ। अब जब ये बात आ जाती है ना रूल ओवर सेल्फ, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सुना होगा आपने शायद से, अमेजन की बेस्ट सेलर भी रह चुकी है एक टाइम पर। और ये वाली चीज जो है ना स्वराज की, रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, तो स्वराज को हटा दो एक बार के लिए, लेकिन रूल ओवर सेल्फ ना श्रेया एक साइकोलॉजी, एक फिलोसफी का पार्ट होता है जो कि हमारे जीएस पेपर फॉर एथिक्स में यूज होता है, एथिकल वैल्यू के तौर पर। और रूल ओवर सेल्फ आपको जब डायलेमा वाली सिचुएशंस आएंगी ना कभी कभार, उसमें हेल्प करेगा बाहर निकालने के लिए केस स्टडीज में। डायलेमा में क्योंकि यही होता है ना, मतलब शायद नहीं कि आप जो सोच रहे हो कभी कभार आपको उससे बिल्कुल परे हटकर दूर जाना होता है, और तब वो आपके अंदर और गिल्ट फीलिंग क्रिएट करता है कि अगर मेरे डिसीजन गलत हो गए या मेरी निर्णय की वजह से किसी का नुकसान हो गया तो यार मैं क्या करूंगा फिर उसके बाद, और दोनों रास्ते सही लग रहे हैं और दोनों रास्ते गलत भी लग रहे हैं। अब जुआ खेलना तो किस पे खेलें? ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्वराज वाली बात मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे एथिक्स में भी यूज होने वाली है। ओके, तो सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, इट वॉज टू बी लाइक द यूके और द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिन्होंने आज़ादी पाली है अलग अलग शासन से। फिर बात करते हैं सूरत सेशन की, 1907। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर रश बिहारी घोष। कौन सी साइड से थे ये? मॉडरेट्स। सामने इनके कौन थे? लाला लाजपत राय। तो क्या हुआ था लाला लाजपत राय के साथ? वो स्टेप डाउन कर गए थे, वो स्टेप डाउन कर गए थे कि फालतू में सेशन जो है वो ना हो, बर्बाद ना हो। अब वही कहते हैं ना, शायद ज़्यादा अच्छा भी ना बनना चाहिए। उसी सेशन के अंदर स्टेप डाउन कर गए और शेमस को लात मार के बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने सोचा कांग्रेस के सेशन अच्छे से हो जाए, उनको क्या पता था एक्सट्रीमिस्ट को रखा ही नहीं जाएगा, क्यों भी इसमें और बन लो अच्छा। तो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर। वो चाहते थे कि सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर हो, जहां पर तिलक या लाला लाजपत राय जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। दे वांटेड द रीआइटरेशन ऑफ द स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। मतलब ये भी कमाल है श्रेया, मतलब एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चा नहीं तो छोटा सा, नहीं मैं तो यही खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, मुझे तो यही चाहिए। हर सेशन के अंदर एक ही डिमांड है, स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन। अच्छा एक बात आप लोग याद रखना, हर सेशन में मैं आपको बहुत चुन चुनकर पॉइंट्स दे रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर कलकत्ता सेशन के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई थी शाइनी, तो वो कलकत्ता सेशन के अंदर ही हुई थी, सूरत सेशन में खुद से हमें बनाकर नहीं लिखना है। क्या हमें ऐसा लगता है कि यहां पर भी बोला गया होगा, है ना? डिमांड्स भी ना अलग अलग सेशन में देखो इसमें ऐसे चलती थी, जैसे एक टॉप पर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर टॉप पर गई, फिर नीचे आई, फिर स्मूथली चल रही है, फिर टॉप पर गई, फिर नीचे आके ऐसे चल रही हैं। यानी कि वो देखा जाएगा रिदम के हिसाब से, समझ रहे हो? हमेशा आपका ग्राफ जो है वो डिमांड का ऐसे नहीं रह सकता कि वो मैं बढ़ाती चलूंगा बढ़ाती चलूंगा बढ़ाती चलूंगा। कभी कभार आपको झुकना भी पड़ेगा थोड़ा सा, कभी कभार आपको कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा, फिर आप डिमांड बढ़ा सकते हो, फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको कम भी करनी पड़ेगी। ऐसा चलता है ग्राफ हमेशा, ठीक है? तो मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी, ये वाली बात समझ में आ गई ना?
दे वांटेड द रीआइटरेशन ऑफ द, मतलब दोबारा रिपीट करना चाहते थे वही वाली बात कि स्वदेशी बैकवर्ड नेशनल एजुकेशन को रेजोल्यूशन का पार्ट बनाया जाए इस सेशन में। मॉडरेट्स की डिमांड क्या थी? मॉडरेट्स वांटेड द सेशन एट सूरत। अब देख रहे हो ऊपर हमें ये वाली बात नहीं बताएगी कि ईगो क्लैश एक बारी सेशन को लेकर भी था, है ना श्रेया? ये यहाँ पर हमें देखने से पता लग रहा है, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मॉडरेट्स वांटेड द सेशन एट सूरत विद डॉक्टर रश बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ड्रॉप द रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। तो कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? घंटा कॉम्प्रोमाइज हुआ। बोथ साइड्स अडॉप्टेड रिजिड पोजिशन लीविंग नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज। सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत सेशन के अंदर स्प्लिट हो गया दोनों के बीच में, घंटा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और एक्सट्रीमिस्ट अलग, मॉडरेट्स अलग। और बाद में मॉडरेट्स ने और स्ट्रिक्ट रवैया अपना लिया, कौन से सेशन में? मद्रास 1908 के सेशन में। वहां पर तो दोनों पार्टीज आई नहीं थी। मद्रास 1908 का सेशन था मद्रास के अंदर। यहां पर मॉडरेट्स ने क्या बोला कि कांग्रेस डेलीगेट कोई पर्सन तभी बन सकता है जब क्या हो, उसका नॉमिनेशन के इलेक्शन किसके द्वारा? नंबर 1 कांग्रेस कमेटी या फिर किसी भी ऐसी एसोसिएशन के द्वारा जो कि किससे कनेक्टेड हो? कांग्रेस के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर वहां साफ संकेत क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट को हम क्या शामिल करेंगे कांग्रेस में? नहीं। और कब तक एक दूसरे से अलग रहते हैं वो? 1915 तक। और 1915 में कौन आता है? गांधी जी, साउथ अफ्रीका से, जनवरी में। शरद साउथ अफ्रीका से आए थे, मम्मी के पेट से नहीं, है ना? हाँ, पैदा हो चुके हैं साउथ अफ्रीका से। और उनके अराइवल इवेंट को क्या कहा जाता है श्रेया? अब तो बता दो। 27 बार हो चुका है अब तो ये प्रवासी भारतीय दिवस। आज के टाइम में जब हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं तो हम किसको संबोधित करते हैं? एनआरआईज को, है ना? और क्यों संबोधित करते हैं? हम क्या बोलते हैं उनको, मतलब किस चीज के लिए क्या रिस्पेक्ट देते हैं? घंटा डैश पर रेमिटेंस आती है वहां से वो तो कहने वाली बातें हैं रेमिटेंस भेजना बंद कर दे शाइनी, फिर बताना डायस्पोरा तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।